नमस्कार। स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग ईबीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला जो चल रही है उसका प्रैक्टिस सेशन 3 देखें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण से, घटते भूगर्भ जल स्तर से, विलुप्त के कगार पर संकटग्रस्त जीवों से या वायु प्रदूषण से। देखिए, जो ये रेड डाटा बुक है ये IUCN द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर के द्वारा ये जारी की जाती है। इसमें होता क्या है, वे जीवों की एक सूची होती है जो विलुप्त होने के कगार पे हैं या जो संकटग्रस्त श्रेणी में रखे गए हैं। ठीक, तो ये किससे संबंधित हो जाएगी? विलुप्त के कगार पर संकटग्रस्त जीवों से। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, विलुप्त के कगार पर या संकटग्रस्त जीवों से। ठीक है, कौन सा संबंधित हो जाएगा विकल्प? सी विकल्प। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, उत्तराखंड में जो स्थित राष्ट्रीय उद्यान है ना, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसी का पूर्व में नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। अच्छा, अब इसका नाम क्या हो गया है, ये भी ध्यान रखिए। अब इसका नाम हो गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये किस नदी पे? भागीरथी नदी के तट पे स्थित है। तो सबसे पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान किसका नाम था? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अब इसका क्या नाम है? अब इसका नाम हो गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। 1936 में इसका नाम बदल के जिम कार्बेट किया गया। उससे पहले इसका नाम क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च या 22 अप्रैल। देखिए, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, अगले सेशन में आपको बताए थे। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो किससे संबंधित था? ओजोन परत संरक्षण से। ठीक है, ओजोन को सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है, ये भी पूछा गया। तो ओजोन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है? CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर सन 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक दिवस हम लोग 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हीलियम, नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया, ये सब ग्रीन हाउस गैसों में आती हैं। लेकिन जो ये हीलियम दिया हुआ है ये अक्रिय गैस है। ठीक है, कौन सी गैस है ये? अक्रिय गैस है। ये ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आता। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, हीलियम। हीलियम जो है ना, ये अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है, ना कि ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? जूल, डेसिबल, न्यूटन, नैनो इकाई। तो ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता जो है वो डेसिबल में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सामान्य बातचीत, लगभग जो हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं, तेज आवाज में ना बोले, तो वो किस डेसिबल की ध्वनि होती है? तो उसकी वो किस डेसिबल की ध्वनि होती है? 60 डेसिबल। जो हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं उसकी तीव्रता कितनी होती है? 60 डेसिबल। ठीक, तो ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई कौन सी हो जाएगी? डेसिबल। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, डेसिबल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, MS स्वामीनाथन, चंडी प्रसाद भट्ट। तो देखिए, इसमें मेधा पाटेकर भी हैं, सुंदरलाल बहुगुणा भी हैं, चंडी भट्ट भी हैं। ठीक है, ये किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है ना, ये 1973 में पेड़ों की या वृक्षों की कटाई रोकने से संबंधित है। ठीक, किससे संबंधित है? वृक्षों की कटाई रोकने से संबंधित है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? बी विकल्प, सुंदरलाल बहुगुणा।
ये कहाँ हुआ था आंदोलन? उत्तराखंड में हुआ था। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1982, 1986, 1992, 1996। देखिए जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये 1986 में पारित किया गया था। जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, उसी के बाद इसको लाया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक, तो आपसे ये पूछा गया है कि कब पारित हुआ था ये, तो ये कब पारित हुआ? 1986 में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 1986। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। संकटग्रस्त जंतु जायंट पांडा कहाँ पाया जाता है? भारत में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में। तो ये जो जॉइंट पांडा है ये कहाँ पाया जाएगा? ये चीन के पहाड़ों में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? चीन के पहाड़ों के जंगलों में, यानी बांस का जंगल होता है, उसमें ये जायंट पांडा पाया जाता है। संकटग्रस्त जंतु जायंट पांडा कहाँ पाया जाएगा? चीन में। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, चीन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसे पर्यावरण स्नेही माना जाता है? मतलब जो पर्यावरण के अनुकूल हो उसी को पर्यावरण स्नेही बोलेंगे। डीजल है, पेट्रोल है, एलपीजी है, यानी सीएनजी, संपीडित प्राकृतिक गैस, ठीक, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, तो किसे मानेंगे हम लोग? सीएनजी को मानेंगे। ठीक है, सीएनजी जो है ना, इससे कम प्रदूषण होता है। सबसे कम प्रदूषण इन सब में किसमें होता है? सीएनजी से। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? पर्यावरण स्नेही किसे बोलेंगे? सीएनजी को। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है किस पारितंत्र में तत्वों का चक्रण, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको क्या बोलेंगे? जीव भू रासायनिक चक्र। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, जीव भू रासायनिक चक्र बोलेंगे इसको। ठीक है, इसमें होता क्या है ना, जीवमंडल में जो पोषक तत्व होते हैं, सजीव और पर्यावरण के बीच की जो क्रिया होती है ना, जो चक्रण होता है, उसी को हम लोग जैव भू रासायनिक चक्र या जीव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? पारितंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या बोलेंगे? जीव भू रासायनिक चक्र। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973, 1983, 1993, 2003। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया था? प्रोजेक्ट टाइगर किससे संबंधित है? बाघों के संरक्षण से ये संबंधित है। इसको 1973 में लाया गया था। अच्छा, एक बार पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले किस नेशनल पार्क में शुरू किया गया था? तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, ये सबसे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में है, वहीं पे इससे इसकी शुरुआत की गई थी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, 1973। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह बायोडीजल तैयार करने के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है? देवदार, जेट्रोफा, यूकेलिप्टस, सिकोया। तो देखिए बायोडीजल किससे तैयार होता है? जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? जेट्रोफा। अच्छा, जेट्रोफा का ना देके आपको रतनजोत भी दे सकता है। जेट्रोफा का हिंदी में क्या नाम है? रतनजोत। तो ये ध्यान रखिएगा, या जेट्रोफा बोलेगा या फिर आपको रतनजोत बोलेगा। इन दोनों से क्या होता है? बायोडीजल तैयार होता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प, जेट्रोफा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर या 11 जुलाई को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना, 1986, 5 जून 1986 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नहीं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया तो 1974 से ही जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाता है? 1974 से। अच्छा, ये मनाया कब जाता है? वो जो पर्यावरण संरक्षण नीति बनी थी वो 1986 में बनी थी। तो 5 जून सन 1974 से प्रत्येक वर्ष हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए विकल्प, 5 जून। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा एलपीजी संक्षिप्त रूप है, एलपीजी जो है ये किसका संक्षिप्त रूप है? लो पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लोकल पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पाइप गैस। तो ये एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका पूर्ण रूप आपसे पूछ रहा है। लिक्विफ इसका क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प।
एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन कारणों को या किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणें, यक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें, बीटा किरणें। तो देखिए पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ओजोन दिवस हम मनाते हैं 16 सितंबर को, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था ना, उसी से हम लोग तब से ही 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस। ओजोन हमारे लिए इतनी उपयोगी क्यों? क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेस है ना, पराबैंगनी किरणें हैं ना, जो सूर्य से आती हैं, उनको ये पृथ्वी पे पहुंचने से रोकता है। ठीक। तो किन किरणों को अवशोषित कर लेता है? पराबैंगनी किरणों को। अच्छा, होता क्या है पराबैंगनी किरणों से? त्वचा का कैंसर। ठीक। कौन सी बीमारी होती है इससे? त्वचा का कैंसर होता है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ओजोन अगर आपसे मान लीजिए पूछे कि ओजोन परत हमारे लिए क्यों उपयोगी है, तो ओजोन परत हमारे लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अच्छा, पराबैंगनी किरणों से होता क्या है? त्वचा का कैंसर। इससे इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बन सकता, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कह रहा है, गाजियाबाद और कानपुर जैसे शहरों में गंगा नदी के अत्यधिक प्रदूषित होने का कारण क्या है? चमड़ा उद्योग और औद्योगिक अपशिष्ट, मूर्ति विसर्जन, घरेलू कचरा, कृषि अपशिष्ट। अच्छा देखिए, चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कानपुर। और उद्योग राजधानी उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी किसे बोलते हैं? गाजियाबाद को। तो इसमें कौन सा उपयोग आपका कौन सा विकल्प लग रहा है? चमड़ा उद्योग और औद्योगिक अपशिष्ट, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। गंगा नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित कहाँ होती है? कानपुर में। सबसे ज्यादा प्रदूषित गंगा नदी कहाँ होती है? कानपुर में। क्योंकि चमड़े के जो उद्योग है ना, उसका जो अपशिष्ट है वो सीधे गंगा में मिला दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो देखिए ये जो है ना, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी हो जाएगी? क्षोभ मंडल। 5 परतें पाई जाती हैं, कौन कौन सी? सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मानी मध्य मंडल या आयन मंडल, फिर उसके बाद बहिर्मंडल। ठीक। टोटल कितनी परतें पाई जाती हैं? 5 लेयर पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे निचली क्या है? क्षोभ मंडल। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ता है? तो वायुयान समताप मंडल में उड़ता है। ठीक। अब मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। ये सब ध्यान रखिएगा। पूछ क्या रहा है आपसे? वायुमंडल की सबसे निचली परत। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी हो जाएगी? क्षोभ मंडल। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, क्षोभ मंडल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कह तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो देखिए तिब्बत में हम लोग जिस नदी को सांगपो नदी कहते हैं ना, भारत में उसी नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। ठीक। इसका एक नाम और भी है। ठीक। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तब इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कौन सा विकल्प? सी विकल्प, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो देखिए ये जो बेसाल्ट चट्टानों से ना, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से जो बनती हैं, जो मृदा बनती है, उनके टूटने फूटने से जो मृदा बनती है उसको काली मृदा बोलते हैं। तो पूछ रहा है ना लावा से, तो लावा से किसका निर्माण होगा? काली मृदा से। आप अच्छा, काली मृदा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी डेक्कन ट्रेप्स यानी डेक्कन पठार, महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। ये किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? मूंगफली और कपास। ठीक। काली मिट्टी किससे संबंधित है? कपास के उत्पादन से महत्वपूर्ण संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कह रहा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ? 1960, 1962, 1972, 1975। तो देखिए जो ये वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है ना, ये कब पारित हुआ है? 1972 में। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया है? अभी आगे क्वेश्चन आया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया है। और हाथी परियोजना कब आई है? एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में। ठीक। ये सब ध्यान रखिएगा।
ये जो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? जैसे आपने हाथी के दाँतों का अवैध वो मतलब बिक्री होती थी, उनके लिए जानवरों को नुकसान होता था, मारा जाता था। उन्हीं सब की रोकथाम के लिए सन 1972 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कह रहा दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन, सेंट्रलाइजेशन, ठीक, स्टेरलाइजेशन। तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे किण्वन, फर्मेंटेशन बोलेंगे। क्या कौन सा बोलेंगे? दूध से दही बनाने। अच्छा, दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? लैक्टोबैसिलस। ठीक, कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा इसमें? सी विकल्प, किण्वन। दूध से दही कैसे बनता है? किण्वन से। इस प्रक्रिया को किण्वन बोलते हैं। और अब मान लीजिए आपसे पूछे कि बैक्टीरिया, तो लैक्टोबैसिलस। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ठीक, तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित हो जाएगी? उत्तराखंड में। एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। और ये फूलों की घाटी उत्तराखंड में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? इथेन, मीथेन, इथाइल मरकैप्टन, इथेन, हाइड्रोजन। तो क्या मिलाया जाता है उसमें? इसमें मिलाया जाता है, जैसे एलपीजी जो है ना वो गंधहीन गैस है, तो उसके लीकेज को पता लगाने के लिए कि उसमें लीकेज हो रहा है, उसमें मरकैप्टाइन मिलाया दिया जाता है, इथाइल मरकैप्टाइन मिला दिया जाता है। जो जो लीकेज होता है ना, तब उसमें तीक्ष्ण गंध होती है, जिससे पता चल जाता है कि गैस लीकेज हो रहा है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इथाइल मरकैप्टाइन। ठीक, कौन सा चीज मिलाया जाता है एलपीजी में? इथाइल मरकैप्टाइन। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? यानी ये पूछ रहा है ना, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये किस रंग में सबसे अधिक होगी? नीला, हरा, लाल, पीला। तो देखिए सबसे अधिक लाल प्रकाश में होती है, लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी विकल्प, लाल प्रकाश। यानी लाल रंग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे कम मान लीजिए आपसे ये भी तो पूछ सकता है, सबसे अधिक लाल रंग में होती है और सबसे कम पूछे तो सबसे कम आपकी किसमें होंगी? हरे रंग में। हरा रंग में लगभग नगण्य के बराबर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये ध्यान रखिएगा। सबसे सबसे अधिक पूछेगा तो लाल, सबसे कम पूछेगा तो हरा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कह रहा बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम या उत्तर प्रदेश। तो देखिए बिहू जो है ना, ये असम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य त्योहार है। ठीक, अच्छा ये फसलों के कटाई से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो ये बिहू त्योहार है ना, असम में मनाया जाता है, फसलों की कटाई से ये संबंधित है। राजस्थान का आपसे मान लीजिए पूछ ले, तो राजस्थान का गणगौर हो गया। ठीक, और वो हो गया एक कालबेलिया नृत्य है, वो भी राजस्थान का है। तमिलनाडु का आप जाने रहिए मोहिनीअट्टम हो गया। उत्तर प्रदेश का कथक है। वैसे मान लीजिए लोक नृत्य पूछेगा तो कजरी हो गया, और इधर नौटंकी हो गया, ये सब भी उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक, लेकिन बिहू असम में होता है। शास्त्रीय नृत्य आप जो है ना, वो शास्त्रीय नृत्य भी ध्यान के रखेंगे कि उत्तर भारत का कौन सा है? कथक है। ठीक, ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कह रहा खाद्य श्रृंखला, फूड चेन जो है ना, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास का पिरामिड। तो इसको क्या बोलेंगे? खाद्य जाल बोलेंगे। खाद्य श्रृंखला, जब कई खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती है ना, इनके समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? खाद्य जाल। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, खाद्य जाल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए ये 1984 में हुआ था। ठीक, 1984 में ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इसी के बाद 1986 में वो नीति बनाई गई थी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वाला। ठीक है,
तो ये त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण ये त्रासदी हुई थी? तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक? ये एक अमेरिका की कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड नाम की, जो बनाती थी क्या थी ना, कीटनाशक दवाएं बनाती थी, फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशक दवाएं बनाती थी। तो इसी का रिसाव हो गया था 2 या 3 दिसंबर। कंफर्म डेट नहीं है, या तो 2-3 दिसंबर दोनों आएगा, या आपको 2 देगा या 3 देगा, ठीक? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो घटना हुई थी भोपाल गैस त्रासदी, ये किस डेट को हुई थी? तो ये 2 या 3 दिसंबर सन 1984 को, किस गैस के रिसाव के कारण? मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक? तो विकल्प कौन सा सही हो गया? बी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, या मिलाप ग्लेशियर से? तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अच्छा, जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना, तब इसका नाम गंगा नहीं होता। ये देवप्रयाग में गंगा बनती है, ठीक? कहाँ गंगा बनती है? देवप्रयाग में। जब भागीरथी और भीलंगना का संगम होता है ना, वहीं से इसका नाम गंगा हो जाता है, देवप्रयाग से, ठीक? तो ये ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछ रहा गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, वहां इसका नाम भागीरथी होता है, ठीक? देवप्रयाग में जब भागीरथी और भीलंगना मिलती हैं आपस में, तब उसके बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, ठीक? ये ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ठीक? 29 नंबर कह रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, अशोक, बरगद? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछ रहा है ना, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है। कौन सा है? बरगद। नहीं, भारत का राजकीय वृक्ष बरगद है ना, उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश का तो अशोक हो जाएगा। भारत का बरगद है और उत्तर प्रदेश का अशोक। नीम को औषधीय पौधा बोलते हैं, पीपल को देव वृक्ष बोलते हैं, ठीक? चलिए बढ़ते हैं, बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में? तो देखिए, जो ये आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण है ना, ये सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है सबसे ज्यादा? पश्चिम बंगाल में। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, पश्चिम बंगाल, ठीक है? ये गंगा नदी के जो मैदानी इलाके हैं ना, पूर्वी यूपी, बिहार, यही सब इसमें जो अशुद्धियां मिलती हैं, यही जाते जाते वहां पश्चिम बंगाल में इसमें क्या हो जाता है? आर्सेनिक की अधिकता हो जाती है, ठीक? तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। आज 30 क्वेश्चन थे, बताएंगे आप लोग कमेंट में कैसे लगे क्वेश्चन, ठीक? और किस टॉपिक से स्पेशल क्वेश्चन चाहिए? कल आपको क्वालिटी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।